चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, खुद से पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप दो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसमें एक पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम ये आप अभी आपको ये एक लाइन पढ़ाएं, एक लाइन बताएं हम इसको, ठीक है, एक लाइन बताएं, तो आप सोच के देखिए कि इस एक लाइन से कम 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं एक ही लाइन से। कभी मतलब कि केंद्रीय बैंक पूछ लिया जाए, या कभी केंद्रीय बैंक पूछ लिया जाए, कभी ईयर पूछ लिया जाए, कभी जो है प्रथम पूछ लिया जाए, कभी स्वीडन पूछ लिया, मतलब इसी में जो है कम से कम 4-5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आराम से। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस बात में, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कभी कभी आप जब पढ़ते हैं ना तो टेस्ट सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन जो है जा करके एग्जाम में फंसेगा, वही चीज़। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपने एक लाइन अच्छे से पढ़ लिया तो शायद कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनने आप कर जाएंगे। लेकिन आप केवल एक क्वेश्चन रटे हुए हैं तो उससे घुमा करके अगर 2 क्वेश्चन और बना दिया जाए तो हो सकता है मुश्किल हो सकती है ना। तो कहने मतलब ये थोड़ा सा जो है स्टडी पैटर्न में मतलब इसको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा वो भी हो सकता है। तो खैर हम श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। उम्मीद रहेगा कि आपको जो है चीज़ें समझ में आए। ठीक है, समझ में तो आएंगी ही, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि याद भी रहे और ज़्यादा भटकाव ना हो, है ना। समरी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ढंग से, ठीक है। चलिए पॉइंट क्या है, पॉइंट है विश्व में प्रथम केंद्रीय बैंक। पहला पॉइंट है विश्व में प्रथम केंद्रीय बैंक की स्थापना 1668 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, स्वीडन में हुआ था। स्वीडन, ध्यान रखिएगा। सर स्वीडन में कैसे हो जाएगा, याद रखिएगा। सर हमको नहीं आएगा, मत आए ऐसा नहीं है ना, याद कर लीजिएगा। विश्व के प्रथम केंद्रीय बैंक की स्थापना 1668 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था, ठीक है ना। 68 याद रखिएगा, 68 6 से बीच में, ये भी ध्यान रखें तभी काम चल जाएगा। सर 6 से बीच में है स्वीडन। अच्छा, सबसे पहले केंद्रीय बैंक, किसी तरह से आपको एक लाइन याद रखनी है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद पॉइंट आते हैं, भारत में कलकत्ता में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था, 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोनों लाइन देखिए क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसमें 66 दिख रहा है बीच में, इसमें देख रहा है 77 बीच में, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पॉइंट क्या है, प्रथम केंद्रीय बैंक की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, भारत के कलकत्ता में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इसमें आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की बात हो रही है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है ना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था। तो 2 पॉइंट हमको लगता है ध्यान में रहेगा। चलिए आगे क्या आता है, उसके बाद क्या है कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना क्रमशः 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास। 3 बैंक, 3 ही बहुत फेमस रहते इस समय, एरिया फेमस थे कौन कौन, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे थे उसमें आपको दिखाया भी था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। और उसमें भी आपको ये बैंक ध्यान रखना है, 1806, 1840 और 1843। मतलब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 43 है। 3 साल बाद ही मद्रास आया, है ना। बस इतना ध्यान रखना, कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता है ना, कि बताइए कि इसको जो है स्थापित करने का ऑर्डर क्या होता है। तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि 1806, 1840, 1843, 3 पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद कहते हैं ज्ञातव्य है कि पहला, देखिए अब इन्होंने लिखा भी है, ज्ञातव्य है कि पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ बंगाल। ये तो आपको पहले दिखेगा कि पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन है, बैंक ऑफ बंगाल। चलिए उसके बाद क्या पॉइंट आता है, उसके बाद ये पॉइंट आता है कि भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित सीमित दायित्व ज्वाइंट स्टॉक का प्रथम भारतीय बैंक कौन है, अवध कमर्शियल बैंक। कौन है, अवध कमर्शियल बैंक तथा जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। कब की गई थी स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी 1881 में। ध्यान रखिएगा, इसमें भी 88 आया बीच में, कुछ पैटर्न नजर आ रहा है ना, 66 आ रहा है, फिर उसके बाद 77 आ जा रहा है, फिर उसके बाद 88 आ जा रहा है। और ये तो पता ही है कि इसके पहले 11 ही होगा, ये तो पता ही है। ऐसा थोड़ा है कि 2081 2000 ऐसा कुछ थोड़ा आएगा, ये तो 1000 ही चल रहा है ना, बस इतना याद रखेंगे तो काम। प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है कि इसी क्रम में पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला देश का पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। भारतीय प्रबंधन वाला देश का पहला भारतीय बैंक, ध्यान रखिएगा,
कौन? पंजाब नेशनल, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1894, मतलब 1894 में। सर ऐसा तो इसमें नहीं है, इसमें तो ये रूल तो फेल हो गया आपका डबल बीच में। भाई 3 तो थे, है ना। अगर मैं स्थापित करता मैं तो भाई बना ही देता, फिर बनाने में क्या जा रहा था, कुछ तो कुछ बेटर बना देता ऐसे ऐसे करके। लेकिन खैर, उसके बाद कहता है कि पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन की दृष्टि से भारतीयों द्वारा प्रथम स्थापित प्रथम वाणिज्यिक बैंक 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहना? पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन की दृष्टि से भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम वाणिज्यिक बैंक। अच्छा, 1911 वाला, 1911 याद होगा ना, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो कुछ केस पता होंगे 1911 में क्या क्या हुआ था। तो सोचिए उसी समय जो है प्रथम वाणिज्यिक बैंक की जो है स्थापना की, कौन सा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात आती है क्या, ये देखिए, भारत में बैंकों का आगमन, भारत में बैंकों का आगमन एक दृष्टि है, बस उससे कभी कभी होता है ना ऑर्डर पूछता है, कुछ नहीं। तो ये ऑर्डर जैसे पूछेगा तो ये ऑर्डर ध्यान रखना आपको। जैसे प्रथम आधुनिक बैंकिंग प्रणाली, प्रथम आधुनिक प्रणाली का बैंक कब है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1700, अब देखिए 1770। फिर पहला प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल कब? 1806। 1881 किया है अवध कमर्शियल बैंक, प्रथम भारतीय जॉइंट स्टॉक बैंक है ये, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पीएनबी आपका है 1894, सेंट्रल बैंक, अभी ऊपर ही चर्चा हुआ है ये सब, है ना, उसी को जो है निचोड़ वगैरह। अच्छा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण ध्यान रखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब? 1949 में, और 6 साल बाद ही 1955 में किसका राष्ट्रीयकरण हो गया? एसबीआई का। बस ध्यान रखना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण क्वेश्चन पूछता है ना। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण ध्यान रखिएगा। बाकी ये 3, ये जो है ऊपर के पॉइंट बता ही दिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कॉमर्स, ये सब आप जो है ध्यान रखे रहिएगा वैसे। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 1926 में गठित हिल्टन यंग आयोग, ये कौन आयोग है? हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? आरबीआई की स्थापना हुई। देखिए कौन सा गठित, 1926 में गठित हिल्टन यंग आयोग। सर हिल्टन तो याद कर लेंगे, यंग कैसे याद करेंगे हम? यंग है तो यंग कैसे याद करेंगे? रिपल्सन होना चाहिए यंग यंग में ऐसा नहीं होता। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि 1926 में गठित हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर, ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1935 का अधिनियम आपको पता होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट अधिनियम था उस समय। 1926 में कब ये हिल्टन यंग आयोग गठित किया गया था? हिल्टन ये कितना होती है नहीं पता, हिल्टन यंग आयोग था, है ना। यही चीज़ दिमाग में नहीं आता है, कभी कभी भूल जाता है आदमी, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर से वही चीज़, है ना। उसके बाद क्या, आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ। अच्छा सर ओसबोर्न, वार्न करना है किसको? अपने को ही। सर मम्मी पापा ऐसा नाम इनका रख दिया, वार्न करते हैं, अपने कोई वार्न करना है। सर वार्न नहीं, वॉर्न है। अच्छा वॉर्न कर देंगे, वार्न, ठीक याद रखिएगा प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। इसके प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, सर ये कौन देशमुख हैं? सर बहुत बड़ी पर्सनल, सोच देखिए ना, प्रथम भारतीय गवर्नर हैं तो सीडी देशमुख। सर को ऐसे याद रखिएगा, इज्जत के साथ याद रखिएगा। नहीं सर इज्जत साथ नहीं याद रखेंगे, हम थोड़ा जो है नाम से याद रखेंगे सीडी देशमुख, ठीक है। कब से? 1943-49 में, ठीक है। ध्यातव्य है, क्या ध्यातव्य है? ध्यातव्य है कि इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में, किसका? सीडी देशमुख के, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। बात समझ में आ रही है, उम्मीद है। उसके बाद क्या पॉइंट है? उसके बाद क्या पॉइंट है कि आरबीआई का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। अब कितने लोग ये पूछ रहे सर आरबीआई का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, तो डर रहे हैं कि सर मारे कि ऑप्शन में कि ना मारे, वो मुंबई तो पढ़े थे लेकिन मार दें, कहीं ऐसा ना हो कि मार दिए पता चला कि माइनस मार्क नेगेटिव चला गया। होता है ऐसा, डर लगता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और इसका लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है, ध्यान रखिएगा। लेखा वर्ष कब कब का है? 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आरबीआई का प्रमुख कार्य, ध्यान रखिएगा, आरबीआई का प्रमुख कार्य क्या है? आरबीआई वैसे बैठा रहता है, हम पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं। किसका पैसा लेंगे? जनता का। पैसा कहाँ से देंगे? जो रखे हुए। अच्छा पकिया बनेगा कहाँ से पैसा? हम सरकार से मांगेंगे, सरकार बनाएगी पैसा। अच्छा है फिर तो हो चुका।
आरबीआई का प्रमुख कार्य देश में मुद्रा एवं साख के प्रसार को नियमित एवं नियंत्रित करना है। क्या करना है? मुद्रा एवं साख के प्रसार को नियमित करना है और उसको नियंत्रित करना है। नियमित शब्द ध्यान रखिएगा, नियंत्रित ध्यान रखिए। एक होता है नियमन करना, एक होता है नियंत्रण करना, है ना, तो ध्यान रखिएगा। यह सभी वाणिज्यिक बैंकों का नियमन और नियंत्रण, सभी वाणिज्यिक बैंक। एक क्या बोला? एक मुद्रा एवं साख के प्रसार को नियमित और नियंत्रित, मतलब मुद्रा एवं साख के प्रसार की बात हो रही है। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा क्या है कि ये जो है सभी वाणिज्यिक बैंकों का, जितने वाणिज्यिक बैंक है जहाँ पर आपका अकाउंट वगैरह खुला होगा। नहीं खुला सर, मेरा अकाउंट नहीं है, तब पैसा कहाँ रखते हैं? मैं सर लगता है कि पैसा जो है मोबाइल में रखता हूँ सब। अच्छा, बिना बैंक का मोबाइल चल रहा है है ना, उसे ध्यान रखिएगा, है ना, कि यह सभी वाणिज्यिक बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। नियमन एवं क्या करता है? नियंत्रण करता है। चलिए पॉइंट पाते हैं। पॉइंट क्या है? ये आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण की विधियां। आरबीआई जो है साख नियंत्रण करता कैसे है? ध्यान रखिएगा पॉइंट। आरबीआई जो है साख नियंत्रण कैसे करता है? देखिए, एक है परिमाणात्मक विधियां। ये कौन सा है? परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव है ना। उसका क्या है कि गुणात्मक विधियां, क्वालिटेटिव, है ना, दोनों ध्यान रखिए। क्वांटिटेटिव ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सा क्वांटिटेटिव है और कौन कौन सा जो है क्वालिटेटिव है। ध्यान रखिएगा। एक है बैंक दर, एमएसएफ दर, सीआरआर, खुले बाजार की क्रियाएं, तरल कोषानुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर एवं एसडीएफ, ये याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या है कि गुणात्मक में क्या 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 है? चयनित साख नियंत्रण, विभिन्न ब्याज दर कटौती दरें, नैतिक दबाव एवं सलाह, साख का संभाजन, है ना। बस इतना थोड़ा जो है पॉइंट ध्यान रखिए। उपभोक्ता साख का नियमन, प्रचार एवं प्रसार, प्रत्यक्ष कार्रवाई, है ना, कि इसी से ऑप्शन में आएगा, है ना, पूछेंगे ये, तो उस समय थोड़ा जो है सोचना पड़ जाता है कि यार मतलब पढ़े तो थे लेकिन पढ़े ही रह गए, है ना। उसके बाद क्या आता है? ये देखिए क्या पॉइंट है। ये तो पॉइंट शायद हम आपको पिछली वीडियो में ही चर्चा कर चुके हैं। देखिए क्या है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन तथा सभी करेंसी नोटों का निर्गमन आरबीआई करता है। सभी करेंसी नोटों का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई करता है। ध्यान रखिएगा। 1 रुपये वाला कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, सरकार जो है भारत सरकार, है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? ये देखिए कुछ जो है भारत में छापे खाने हैं। छापे खाने मतलब जहाँ छापा जाता पैसा। अच्छा सर, ऐसे जगह हम जाएँ, बताइए जल्दी, ये तो जल्दी बता दीजिए। प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर? नासिक। ये नासिक ध्यान रखिएगा जगह। नासिक कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसमें डाक संबंधी लेखन सामग्री, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्पों, बैंकों के चेकों, बॉन्डों आदि के अलावा प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है, और इस ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक कौन सा है? हैदराबाद में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। कौन? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद में। इसकी स्थापना देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए 1982 में की गई थी। करेंसी प्रेस नोट, करेंसी प्रेस नोट, नासिक महाराष्ट्र, है ना। ये थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, मतलब ये सब पढ़ लीजिएगा खुद से ही, इसमें कुछ बहुत है नहीं, है ना, कि महाराष्ट्र नासिक में है। उसके बाद बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, है ना। शाहबनी, कितने हैं टोटल ये देख लीजिए पहले कि टोटल इसमें है कितने, उसको देखना थोड़ा सा ना आसान रहेगा। ये हैं लगभग 6 ध्यान रखिए। होशंगाबाद में भी देख लीजिए, है ना। एक देखिए क्या पॉइंट है कि आरबीआई को 10,000 तक करेंसी नोट छापने का अधिकार है। ध्यान रखिए ये पॉइंट, है ना, कितने? 10,000 तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद आगे चले, हाँ। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्या? 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर अगर ये क्वेश्चन आता है लगेगा आरबीआई गवर्नर करते हैं, और जैसे आरबीआई गवर्नर करेंगे वैसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और जब क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो कट ऑफ में 2-4 क्वेश्चन भी बचेगा जा करके, फिर वही बड़ी समस्या आ जाएगी। ध्यान रखिएगा। 1 रुपये के नोट पर कौन? केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? केंद्रीय वित्त सचिव। 1921 में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर क्या बनाएगा? भारत इंपीरियल बैंक। इतिहास में पढ़े होंगे आप, है ना, जब मॉडर्न पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पर भी इसकी चर्चा हुई होगी कि
तीन प्रमुख बैंक कौन कौन, जो अभी आपको शुरुआत में ही चर्चा की गई, कौन कौन, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को मिलाकर क्या बना कि भारतीय इंपीरियल बैंक की गई, जो 1 जुलाई 1955 को, मैंने बताया था 1 जुलाई, एक जुलाई देखा, एक 1949 था, एक 1955। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 1955 में किसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रीयकरण किसका हुआ था। तो 1955 में किसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसका हुआ था भारतीय इंपीरियल बैंक। किसका हुआ था, भारतीय इंपीरियल बैंक। किस रूप में किया गया था, ये क्या बना था, भारतीय स्टेट बैंक, है ना, एसबीआई। ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट। भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र बात रही है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। शब्दों पे गौर करिएगा हमेशा कि शब्दों का मतलब क्या है। पता चला कि आप कहा ना कि भावनाओं में बह जाते हैं, ये समस्या आती है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। क्या कह रहा है, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला, पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है कि जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन है, भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है, ये आपके थोड़ा महत्वपूर्ण दरें हैं। महत्वपूर्ण दरें जो हैं ध्यान रखिएगा, जैसे आपका देखिए ये कुछ ही ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए चलो सीआरआर पता होना चाहिए, कितना हो गया 4.5 है ना, बैंक दर कितना है 6.75 है, एसएलआर कितना है 18। एक अंतर, एक चीज़ देखिएगा कि सीआरआर कितना है 4.50 और एसएलआर कितना है 18.00, मतलब 18 है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा आपको दिमाग में आ जाएगा कि एसएलआर बहुत ज़्यादा होता है सीआरआर से, ये तो रूल है, लेकिन आपको लगेगा कभी कभी कि सीआरआर एसएलआर से बहुत ज़्यादा होता है, तब आप जो है अगर ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे वहाँ गलती कर बैठेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, एक रेपो रेट है, एक रिवर्स रेपो रेट है। रेपो रेट देखिए 6.5% है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35 हो रहा है ना, 3.35। और रिवर मतलब क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं, कहना कि अगर आपको तुक्का भी मारना है, अगर क्वेश्चन में आ जाए एक प्रश्न और आपको ये पॉइंट आ जाए और आपको तुक्का भी मारना, आपको ये ध्यान रखना बस केवल कि रेपो दर रिवर्स रेपो से ज़्यादा ही है, बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि रेपो दर रिवर्स रेपो रेट किसी भी हाल में ये जो है कम नहीं है ना, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद अभी आप देखेंगे कि उसी तरह से सीआरआर और एसएलआर में ध्यान रखिएगा कि एसएलआर ज़्यादा होता है सीआरआर से, ध्यान रखिएगा, एसएलआर सीआरआर से ज़्यादा होता है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिए। कभी कभी ना जब आप ऑप्शन में मारेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये ज़्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है ना। हाँ, बैंक दर रख लीजिए, बैंक दर कभी कभी हो सकता है भूल जाए, है ना, क्योंकि इसका कोई अपना लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ये सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट, बैंक रेपो रेट, सॉरी रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों चीज़ जो है ये आपको थोड़ा सा कंपैरिजन पता होना चाहिए। बाकी याद रहे तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद रहे तब क्या करेंगे, तब उसके लिए जो है थोड़ा सा संभल करके वहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज़ देख लीजिए, क्या अगर आंकड़े देख लीजिए, एमएसएफ एक एमएसएफ आपको दिख रहा है और एक बैंक दर दिख रहा है, दोनों देखिए 6.75 6.75, दोनों का परसेंट सेम है। मतलब अगर आपको दिमाग में ये बात कभी आया क्वेश्चन वहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक रेट और एमएसएफ ये दोनों बराबर होते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि बैंक रेट और एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दोनों के दोनों बराबर हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बाकी तो ठीक ठाक सब कुछ दिख रहा है ना, अपना मन करे तो जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पेज में कितना है, कितना टाइम हुआ, 18 मिनट हो जाएगा कि नहीं आज, देख ली एक बार, चलिए ट्राई करते हैं। चलिए, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अब क्या बात हो रही है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे कैसे हुआ, जरा इस पे थोड़ा जो है चर्चा करते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है कि बैंकों को अधिक समाजोपयोगी, ध्यान रखिएगा, बैंकों को अधिक समाजोपयोगी बनाने के उद्देश्य से देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 9 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब किया गया था, 1969, ध्यान रखिएगा कि 1969 में कितने बैंकों को किया गया। इसका मतलब आपको ये पहले ध्यान रखना है, जब शुरुआत मतलब सबसे पहले अगर बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया तो 14 बैंकों को किया गया था, ये ध्यान रखना है।
अधिक बैंकों को समाजोपयोगी माना क्या क्या ध्यान रखना, 14 बड़े बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 19 जुलाई 1969 में, ठीक है, 70 से कम। उसके बाद क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि एक दशक पश्चात 15 अप्रैल 1980 को पुनः, मतलब कि 11 साल बाद, देख रहे हैं ना, कि को पुनः जो उन निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो आंकड़ा है ये 200 करोड़ रुपए, अगर आपको ये भी पता हो अच्छी बात है कि 200 करोड़ रुपए अधिक है। और दूसरी चीज़ क्या याद रखना है कि निजी बैंकों का, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर क्या था, 14 बड़े व्यावसायिक बैंक हैं, है ना, इनका किया गया। लेकिन यहाँ पर भी जो है निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा ध्यान रखिएगा, है ना, कि जो है 200 करोड़ रुपए से अधिक हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है कि पुनः 30 अगस्त 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े बैंकों में विलय करने की घोषणा की। मतलब क्या कि 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ध्यान रखिएगा पॉइंट, कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों क्या बनाया, अब इसका राष्ट्रीयकरण ये सब नहीं करना है, इनको 4 बैंकों बना दिए, ठीक है ना, 4 बड़े बैंकों में क्या कर दिया, विलय कर दिया, मतलब कि 10, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है कि इस विलय के बाद अब देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितना, 27 से घटकर कितना हो गई, 12 हो गई। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय जो है देश में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, कितना है, 12, है ना। बाकी प्रमुख बैंकों के विलय का विवरण इस प्रकार है। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, विलय के कौन कौन से हुए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय करके विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। मतलब ओबीसी प्लस यूबीआई क्या बना दिएगा, पीएनबी, ध्यान रखिएगा पॉइंट। क्या कह रहे हैं फिर से कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। मतलब क्या कि पीएनबी पहले से ही था, इसमें जो है ओबीसी और यूबीआई जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा पॉइंट, है ना। पता लगा यही गलती हो गई। उसके बाद क्या पॉइंट है कि सिंडिकेट बैंक का विलय किस में कर दिया गया। ये पॉइंट बन सकता है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ इस किस बैंक का विलय किस में हुआ, ध्यान रखिएगा कि सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया है। कौन से बैंक में, केनरा। सर केनरा भूल जा रहे हैं, मत भूलिएगा। सिंडिकेट केनरा दोनों अलग ही नाम है ना। सिंडिकेट भी पता चला भूल गए, पता चला केनरा ही भूल गए। सर सिंडिकेट बैंक को मिलाया तो थे, लेकिन किस में मिलाया था, सवाल यही नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर ठीक है, एक क्वेश्चन गड़बड़ होगा मामला जाकर के वहाँ पर। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किस में कर दिया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। किस में कर दिया गया, यूबीआई में, है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। और उसके बाद क्या है कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस में कर दिया गया, इंडियन बैंक में कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक का विलय किस में कर दिया गया, इंडियन बैंक में कर दिया गया। बस ऐसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये देखिए कि अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा समग्र व्यवसाय की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक के पश्चात भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब अगर समग्र रूप से देखा जाए तीसरे नंबर पर है, लेकिन अगर केवल सार्वजनिक की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर। बस इतना ध्यान रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन मिलाया गया था, विलय किससे किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। एक है विजया बैंक और एक है देना बैंक। सर ये देना बैंक कौन सा है, लेन देन करने वाला क्या। अच्छा, बाकी सब बैंक क्या करते हैं, बाकी सब बैंक दुकान चला रहे हैं। अच्छा दुकान चला रहे हैं ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में 1904 में, ध्यान कब की बात, 1904 में सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था। सहकारी समिति अधिनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सोच लीजिए कब क्या, 1904 में। मतलब 1904 में कितना लोग ध्यान दे रहे थे, 1904 में मतलब सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था। देख रहे हैं ना कितना मतलब महत्वपूर्ण काम हुआ था उस समय। उसके बाद क्या है कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। कौन कौन सा, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक या ऋण समितियाँ।
प्राथमिक सहकारी बैंक या ऋण समिति, बस वैसे ध्यान रखिएगा। उसके राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था होती है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था होती है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला पर स्तर पर, पॉइंट ध्यान रखिएगा, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियों का होता है जो ग्राम स्तर पर। मतलब क्या, मतलब अगर राज्य स्तर पर आता है राज्य सहकारी बैंक, कभी कभी ये ऑर्डर पूछ रहे तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाता है, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि शीर्ष स्तर पर कौन है, राज्य सहकारी बैंक। उसके बाद कौन आता है, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक। उसके बाद कौन आता है, तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियों का होता है जो कि ग्राम स्तर पर होते हैं। बस इतनी पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या आता है कि सहकार से समृद्धि, ये फ्रेज ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि के परिकल्पना के उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। क्या बात है, 6 जुलाई 2021 को, ये पॉइंट ध्यान रखिए, कभी कभी सहकारिता मंत्रालय पूछ लिया था क्वेश्चन में, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सहकारिता मंत्रालय या सहकारिता वाला, तो इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, डीपीएसपी में भी दिखेगा आपको, है ना। सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से बनाया गया था ये भी ध्यान रखिए। अगर ये पूछ लिया जाए कि सहकारिता मंत्रालय का बनाने का उद्देश्य क्या था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सहकार से समृद्धि के परिकल्पना का उद्देश्य जो है ये बनाया गया सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। भारत में अवधि के आधार पर ऋण को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। समय के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, अवधि के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 3 श्रेणी में कौन कौन सा, लघु अवधि ऋण, मध्यम अवधि ऋण, दीर्घ अवधि ऋण। 15 माह से कम, 15 माह से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष से अधिक, बस इतना। 15 माह से कम, 15 माह से 5 वर्ष, ये कभी कभी ईयर मतलब ध्यान रखिए, क्या पता कभी पूछ ही ले, है ना। एक टाइमलाइन ध्यान रखना, जैसे 15 माह है, 15 माह से कम बात हो रही है तो लघु अवधि मान लीजिए। 15 माह से 5 वर्ष मतलब 15 माह से 5 वर्ष की बात हो रही है तो कितना, मध्यम अवधि मान लीजिए। और 5 वर्ष से अधिक अगर बात कर रहे हैं तो क्या, दीर्घ अवधि मान लीजिए, बात खत्म, है ना। ये कुछ पॉइंट आप जो है ध्यान में रखे रहिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है ये कि बैंकों द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण और उस पर देय ब्याज एनपीए के रूप में पहचाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बैंकों द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण और उस पर देय ब्याज, याद रखिए, एक तो ऋण तो कभी आपको लगेगा हाँ ऋण ये एनपीए हो सकता है, लेकिन उस पर देय ब्याज ये भी ध्यान रखिएगा, ब्याज भी ध्यान रखिएगा। एक क्या कह रहे हैं कि ऋण की बात हो रही है, एक क्या कह रहे हैं ब्याज की बात हो रही है ना। गैर निष्पादनी परिसंपत्ति, है ना, ये सब पता होगा, बेसिक एनपीए वगैरह अगर आप 2024 के लिए पढ़ रहे हैं तब, 25-26 के लिए पढ़ बात अलग फिर तो, लेकिन 2024 के लिए आप पेपर के लिए देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये सब बातें पता होंगी, बस मेन चीज़ ध्यान रखना को, है ना, कि एनपीए के रूप में पहचाने जाते हैं जिनमें किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन, ये ध्यान रखिएगा, 180 दिन तथा ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक दिनों तक रोक लिया जाता है। मतलब कि जो मूलधन होता है उसका वापस कितना करना, कब करना होता है, 180 दिन, लेकिन जो है उस तब तक ये क्या करता है, उसको रोक लेते हैं। और ब्याज का भुगतान कब तक है, 365 दिन, ये भी ध्यान रखिएगा, ब्याज का भुगतान कब तक है, 365 दिन, ठीक है। तो ये भी जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर इतना दिन तक रोक लेते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है, वो एनपीए हो जाता है। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद पॉइंट आता है ये सेबी के बारे में कुछ है। सेबी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। सेबी एक गैर संवैधानिक संस्था, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, गैर संवैधानिक, संविधान में इसका वर्णन नहीं है, कभी कभी डाउट हो जाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, जिसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा संसद में एक कानून पास करके 12 अप्रैल 1988, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988, कभी कभी ऑर्डर पूछता है, पीवाईक्यू में पूछा गया है, आपको देखे होंगे अगर तो, अब बात आपको पता होगा कि पीवाईक्यू में आया हुआ है। और जब नाबार्ड हो गया, जैसे सेबी हो गया, तो ये सब पता होना चाहिए इनका स्थापना कब हुआ, कभी कभी ये कन्फ्यूज हो जाता है और ये ऑर्डर जब पूछ लेगा तब दिक्कत हो जाएगी। तो कब है पास किया, तो 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। बाद में 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। कब, 1992 को एक अध्यादेश द्वारा, अध्यादेश पता होगा आपको कि अध्यादेश कब लाया जाता है ना। इस
उसको क्या है, इसका मुख्यालय मुंबई है। कभी कभी मुख्यालय पूछ लेते भी, ध्यान रखिएगा कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है। सर सेबी का मुख्यालय हमको लगा कलकत्ता में। हाँ, कलकत्ता कैसे हो जाएगा सर, मैं सोच रहा तुक्का मार दो क्या, मुझे नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा नहीं आ रहा, तुक्का मारो, कलकत्ता मार दोगे। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई में स्थापित किए। कहाँ कहाँ? कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थापित किए गए। तो इनके जो है कार्यालय के बारे में भी आप देखिए क्या पॉइंट है क्या, कि आरबीआई द्वारा बैंकों के ग्राहकों को एक शीघ्र शिकायत निवारण उपलब्ध कराने हो तो 14 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा भी होगा, किसके लिए? बैंकों के ग्राहकों को एक शीघ्र शिकायत निवारण व्यवस्था। बैंकों के जो ग्राहक हैं उनकी अगर कोई शिकायत है उसको जल्दी से जल्दी निपटारा करने का प्रयास करेंगे, तो उसके लिए क्या किया गया है? लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल लगाया, मतलब नियुक्त किया गया है, नामक संस्था गठन किया गया है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन, है ना। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बातें भी समझ में आ गई होंगी। उसके बाद क्या पॉइंट है, थोड़ा सा इसको हटा दें। चालू खाता एवं पूंजी खाता की परिवर्तनीयता। चालू खाते एवं पूंजी खाते की परिवर्तन, व्यापारिक उद्देश्य, ध्यान रखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से बता रहा हूँ आपको, चालू खाते और पूंजी खाते की परिवर्तनीयता। ये आपके यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो है पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। क्या? व्यापारिक उद्देश्यों से मुद्रा का अबाध विनिमय चालू खाते की परिवर्तनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? चालू खाते किसके लिए? व्यापारिक उद्देश्य से मुद्रा का अबाध विनिमय, मतलब आयात या निर्यात, है ना। तो क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं? चालू खाते की परिवर्तनीयता, है ना। आयात निर्यात बात हो रही है, इसकी पॉइंट आयात निर्यात वाला शब्द ध्यान रखिएगा। यदि कोई आयातक विदेशों से सामान, क्या इसके आगे कुछ है कि नहीं भाई, है ना। ये देखिए भाई साहब, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना। ये वाला कुछ हम मेन बातों, कुछ लोग जो है मेन पॉइंट हम जो है अभी उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कितना बचा हुआ है, एक बार चेक कर लें। अच्छा, बस ख़त्म ही है। टाइम कितना हुआ? टाइम भी आधा घंटा हो ही गया। चलिए बस इसी भी रोक देंगे हम इसको कंप्लीट करके। ठीक है, थोड़ा सा एक बार कंप्लीट ही कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि कोई आयातक विदेशों से सामान आयात करने के लिए रुपए के बदले डॉलर खरीदना चाहता है। क्या? रुपए के बदले डॉलर खरीदना चाहता है, और उसके इस खरीद पर जब कोई प्रतिबंध नहीं होता, तब चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता कहलाती है। मतलब कि अगर अगर कोई डॉलर खरीदना चाह रहा है तो उसके लिए ये रूल है कि जब कोई प्रतिबंध हो, है ना, तो क्या होता है कि चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तन। ठीक है, अभी सब डिटेल में समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है, पता चला फिर तो वही समस्या आ जाती है ना। अब ये मान के चलना पड़ता है कि आपको ये पता होगा, बस कल मेन चीज़ हमको एक तरह से रिवाइज करा दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करना है ना। वही जब वह आयातक विदेशों से संपदा खरीद के लिए मुद्रा विनिमय करता है तो वह पूंजी खाते में परिवर्तन, मतलब देखिएगा यहाँ पर संपदा खरीद की बात हो रही है अब, है ना। विदेशों से क्या? विदेशों में संपदा की बात हो रही है अब, ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। वहाँ पर क्या था? डॉलर की बात हो रही थी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियरिटी बहुत जरूरी है इसमें, क्या क्लियरिटी बहुत जरूरी है कि संपदा खरीद के लिए मुद्रा विनिमय करता है तो वह पूंजी खाते में परिवर्तनीयता हो जाएगा। ठीक है, एक चालू खाते में परिवर्तनीयता, एक पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, ध्यान रखिएगा। पूंजी खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बना देने का मतलब, अब पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये लाइन ध्यान रखिएगा कि पूंजी खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बना देने का मतलब है कि विदेशों में शेयर, संपत्ति एवं अन्य संपदा खरीद के लिए रुपए का विदेशी मुद्राओं में विनिमय की पूर्ण छूट है। ध्यान रखिएगा, क्या कहना है कि विदेशी मुद्राओं में विनिमय की पूर्ण छूट है ना, ये लाइन ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार अगर हम आपको बताएं, ध्यान रखिएगा इसमें कि आयात करने के लिए रुपए के बदले डॉलर खरीदना अगर चाहता कोई, ठीक है, उसके लिए खरीद पर जब कोई प्रतिबंध ना हो, तब क्या होता है? चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी चीज जो है क्लियर है।
उसके बाद ये कौन सी लाइन है ये देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उस टेबल बातें हैं। 19 अगस्त 1994 से ही चालू खाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 19 अगस्त 1994 से ही चालू खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया था। कब? 1994 से, ठीक है ना। 1994 से ही आपको पता है 1992 वाला, फिर उसके बाद जो है 1991 92, फिर उसके बाद इधर से, तो बड़ा इंपॉर्टेंट परिवर्तन हुआ था उस समय ना, तो थोड़ा सा उसको उसी रेफरेंस में ध्यान रखिए। उसके बाद देख लीजिए ये कुछ जो है ये टेबल है, मुख्यालय वगैरह देख लीजिए। अब जैसे मेन पॉइंट देख लेते हैं। आरबीआई के बारे में बात कर ले, 1935 है ना, स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935, ध्यान रखिएगा किसका? आरबीआई का। फिर उसके बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, पहले साल, मतलब 1949 शुरू ही जब हुआ तब जो है 1 जनवरी को ही राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर उसके बाद क्या है? आईसीआईसीआई, ध्यान रखिएगा। आईसीआईसीआई कब? 1955 की बात हो रही है इसमें, है ना। उसके बाद आप एसबीआई को ध्यान रखिएगा, 1955। ये देखिए आईसीआई, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक जो है आपका ये वाला है और एक जो है ये वाला एसबीआई 1955, बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना। ये उसके बाद जो है देखिए नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि 12 जुलाई 1982, है ना, नाबार्ड ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिडबी ध्यान रखिएगा, सिडबी जो है ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी 2 अप्रैल 1990 की बात हो रही है इसमें, ठीक है। ईडीबी यूटीआई थोड़ा सा नहीं भी ध्यान रखें, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है ना, इतने से काम चल जाएगा। बाकी क्या कहें, बाकी देखिए एलआईसी को देख लीजिएगा, है ना। एक तो एक्जिम देख लीजिए, है ना, एक्जिम वाला बैंक ये देख लीजिए। एक्जिम कब? 1982, है ना, 1 जनवरी 1982, ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारतीय जीवन में एलआईसी बता ही दिया हम 1956 में। उसके बाद एक देखिए क्या है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का भी कभी कभी मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये भी थोड़ा सा आप जो है मन कर ध्यान रखिएगा कि जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रारंभ जो है 1975 की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आप जो है बाकी तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मन करे देख लीजिएगा बाकी, ठीक है। HDFC, IIBI, मुद्रा ध्यान रखिएगा, मुद्रा बैंक ये वाला मन करे, मुद्रा है ना, फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा कि ए माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा, है ना। कब? अप्रैल 2015, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी तो सब ठीक ही है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो है कितने से एक बार देख लेते हैं क्या, हाँ जीएसटी शुरू होगा ना, जीएसटी थोड़ा सा जो है तब उसको कंप्लीट करेंगे तेज से, है ना। जीएसटी, वित्त आयोग, ये सब जो है कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, ओके।